हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के नेता और एमएलए रोहित पवार हैं। कुछ सवाल हैं जो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रोहित जी, सबसे पहला सवाल ये कि मिलिंद देवरा जो कांग्रेस के कभी सांसद रहे हैं, साउथ बॉम्बे से रहे हैं, 2 टर्म हार चुके हैं, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि मिलिंद देवरा कभी भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। न सिर्फ वो बल्कि उनके जो समर्थक हैं उनके साथ। ये नौबत क्यों आ रही है और अगर मिलिंद देवरा एक कदम उठाते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान का सौदा होगा? नहीं, फ़ायदा या नुकसान ये तो आज नहीं बता सकते, लेकिन उनके पिताजी के बारे में अगर आप रिसर्च करें या अगर आप समझ लें तो उनका काम बहुत बड़ा था। वो बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। बहुत कांग्रेस के विचारों से उन्होंने लड़ाई की थी और अच्छे तरीके से जो भी विभाग उन्होंने संभाला था वहाँ पे उन्होंने काम किया था। वो अगर आज होते तो मिलिंद देवरा साहब अगर सोच रहे तो, बिकॉज ये मुझे नहीं लगता, ये तो सब रूमर है, तो वो निर्णय लेते क्या। दूसरी बात, ये अगर जो गठ बोले गए हैं जिसमें एकनाथ शिंदे साहब का जो गठ है या पार्टी है और अजीत दादा मित्र मंडल है, ये तो टेम्पररी अरेंजमेंट है, क्योंकि आगे जाके हम सबको मालूम है कि बीजेपी के चिन्ह पे या सिंबल पे ही इनको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये मित्र पक्षों को ट्रीट कर रहे हैं या जिस तरीके से नेगोशिएट बीजेपी कर रहा है, तो आगे जाके ये दो जो गठ है वो गठ रहने नहीं वाले, ऐसे सबको मालूम है। और तो इतना बड़ा निर्णय है, आप अगर विचार छोड़ने का निर्णय ले रहे हो और एक गठ को ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत बड़ी रिस्क है। तो लेकिन देखा जाएगा आगे क्या होता है, लेकिन ये रूमर है, मुझे नहीं लगता कि वो निर्णय लेंगे। लोग बोल रहे हैं कि आगे के 4 दिन में शायद वो निर्णय हो सकता है, लेकिन सुसाइडल भी हो सकता है, क्योंकि जो विचार आपने संभाला, जिसके लिए लोगों ने आप पे प्यार किया या आपको सपोर्ट किया, उसी विचार को अगर आप छोड़ रहे हो तो ये बहुत डेंजरस एंड रिस्की मूव हो सकता है। आप कह रहे हैं कि डेंजर रिस्की मूव हो सकता है, लेकिन सवाल ये भी है कि बीते अगर 10 सालों की बात करें तो मिलिंद देवरा क्या आपको, क्योंकि वो विरोधी पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, तो उसमें एक्टिव पॉलिटिक्स में या जो रास्ते पे उतर के आम आदमी की लड़ाई की बात होती है उसमें कहीं भी नज़र नहीं आई। ये भी एक उनकी खामी रही है इस दौरान। नहीं, अभी कैसे है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। शहरों में काम करने का अलग स्टाइल होता है, ग्रामीण में शाह काम करने का अलग स्टाइल होता है। लेकिन कोई भी स्टाइल हो, आज लोगों के हित में लड़ने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसी को लोग आगे लेके जाने वाले हैं। तो वो रोहित पवार हो, मिलिंद देवरा हो या कोई भी नया आमदार या जो चाहता है कि आमदार या खासदार बने, तो उन सब को लोगों के लिए लड़ना ही होगा। और लोग चाहते हैं कि लड़ने वाले लोग आगे आए, क्योंकि जिस तरीके का राजनीति इस इंडिया में चल रही है, जहाँ पे पैसा, पावर, उसको लेते हुए पार्टी को तोड़ा जाता है, फैमिली को तोड़ा जाता है, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। और ख़ास करके इंडिया के जो लोग हैं वो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, और फैमिली को ही अगर तोड़ा जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो आगे जाके आप सबको दिखेगा कि लोग, जो जो नेता या जो व्यक्ति लड़ रहा है लोगों के लिए, रोड पे आ रहा है, उसी के पीछे रहेंगे। और जो नहीं लड़ रहे उनको आगे जाके लड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप रोड पे नहीं आते तब तक एज अ लीडर आप तैयार नहीं हो पाओगे। दूसरा सवाल जुड़ा ये है कि राम मंदिर का उद्घाटन, लोकार्पण 22 जनवरी को होना है, प्रधानमंत्री के हाथों होना है। ऐसे में शंकराचार्य जी हैं, वो भी आने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने भी नकार दिया है निमंत्रण को, और कांग्रेस ने भी एक ओर से नकार दिया है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? एनसीपी का क्या स्टैंड है? जो कुछ हमने टीवी पे देखा है, मीडिया पे देखा है, उसमें एक चीज़ पता चलती है कि शंकराचार्य जी जो है, 4 या 5 जन है, उन्होंने विरोध क्यों किया? क्योंकि अगर टेम्पल कंप्लीट ही नहीं है, पूरा ही नहीं है, तो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कैसा हो सकता? तो उनको तो धार्मिक जो प्रोसेस है उसका तो ज्ञान रहेगा। अगर उन्होंने वहाँ पे विरोध किया है तो शायद कुछ तो टेक्निकल लॉजिक रहेगा। कांग्रेस और दूसरा जो पक्ष है उन्होंने विरोध इसलिए किया कि वो थोड़ा सा पॉलिटिकल इवेंट लग रहा है। ये मंदिर जो है वो होने के लिए शायद और 1 साल लगेगा। हम सबका कहना है कि रामनवमी के दिन पे जो बड़ा कार्यक्रम अगर आपको लेना है तो, लेकिन मंदिर कंप्लीट करने के बाद लो। लोकसभा के पहले आप क्यों ले रहे हो? तो लोकसभा के पहले ये लिया जा रहा है, तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि इसमें राजनीति है। और ये धर्म और जो अपना अध्यात्म है, ये अपना व्यक्तिगत विषय है। उसमें जब राजकारण, राजनीति लाई जाती है, तब लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। और ये जो 22 तारीख का इवेंट है, कोई भी उत्सव रहेगा तो हम स्वागत ही करते, लेकिन ये जो इवेंट है, इसलिए बहुत बड़ा विरोध ये धार्मिक जो महंत है, उनके
माध्यम से इसको हो रहा है, ऐसा हम सबको लग रहा है। दूसरा विषय ये है कि उद्धव ठाकरे ने जैसे आदि पहले ही उन्होंने ये जाहिर कर रखा हुआ है कि 22 जनवरी को वो खुद गोदावरी नदी के पर महाआरती करेंगे और कालाराम मंदिर में वो पूजा करने वाले हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? एनसीपी का इसे समर्थन रहेगा? इसकी ज़रूरत है? नहीं, देखो, पार्टी के लिए तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अगर आप देखें, हम सबका कहना यही है कि अगर मंदिर कंप्लीट हो, लेकिन 22 तारीख को बहुत बड़ा रश ये अयोध्या रहेगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे। जब एक आध वीआईपी मूवमेंट वहाँ पे कोई भी, अगर समझो कांग्रेस से एक आध नेता गया, राष्ट्रवादी से गया, कोई भी पक्ष से गया, तो वहाँ पे इनकन्वीनियंस जो कॉमन मैन है उसको होगा। इसलिए हम सबका कहना है कि जब टाइम मिलेगा, जब लोगों को दर्शन होने के बाद 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 1 साल के बारे में, जब भी वहाँ पे आप शांत से जाते हुए वहाँ पे नतमस्तक हो सकते हैं, उतना टाइम रहेगा तो वहाँ पे जाके वो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आरती करना है या पूजा करना हो, ये सबका व्यक्तिगत विषय है, हम भी करते हैं, लेकिन हम उसका राजकारण नहीं करते, बस इतना ही फ़र्क है। उद्धव ठाकरे अगर जा रहे हैं तो ये सचमुच उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है कि इस पे भी पॉलिटिक्स है? नहीं नहीं, अगर वो जा रहे हैं और उसका पॉलिटिकली हाइप नहीं कर रहे, तो वो व्यक्तिगत उनका विषय है। और बाला साहेब ठाकरे जो थे, उन्होंने इसके बारे में ओपन स्टेटमेंट्स दिए, उद्धव ठाकरे साहब ने ओपन स्टेटमेंट दिए, और इन सब का कहना है कि वो व्यक्तिगत विषय है। लेकिन उनका अभी का कहना जो है, आज अगर कोई भी व्यक्ति, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, या कोई अलग जात का हो या अलग धर्म का हो, जब हमारे पास आता है और बोलता है कि हमको नौकरी नहीं है, मैं एजुकेटेड हूँ, तो आज बेरोज़गारी का मुद्दा हो, किसान कोई भी जात का हो, धर्म का हो, आज अड़चन में, उसके बारे में आज कोई नहीं बोल रहा। आज जो गरीब लोग हैं, उसको लिए जात क्या है, धर्म क्या है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनके बारे में तो बोलना चाहिए, लेकिन वो न हो नहीं रहा। इसलिए उद्धव ठाकरे साहब भी, ये जो मोदी साहब, जो नहीं तो ये जो बीजेपी उसका जो पॉलिटिसाइजेशन कर रही है 22 तारीख का, उसको विरोध करते हैं, लेकिन उस इवेंट का विरोध कर रहे हैं। जो चीज़ वहाँ पे हो रहा है उसका स्वागत तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम सब का, साहब का भी कहना है कि आज जो रियल इश्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। ये जो व्यक्तिगत धार्मिक विषय, उसका आप पॉलिटिकल इशू मत बनाओ। आप पॉलिटिकल इशू न बनाए बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र में होते हैं तो अजित पवार, आपके ही चाचा, जब उस मंच पे होते हैं तो उनकी तारीफ करते नजर आते हैं, कभी विरोध करते हुए नजर आते थे। आपको वो कई बार जो उनके लहजे में एक तरीके से नासमझ कहने की कोशिश करते हैं, आपको बच्चा कहने की कोशिश करते हैं। नहीं, अभी कैसे है कि जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जब वो हमारे साथ थे और बीजेपी के खिलाफ थे, तब उनका एक भाषण बहुत फेमस हुआ था। मोदी साहब उसी स्टेज पे थे, और उसी स्टेज पे उन्होंने, जो गवर्नर थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज उनके खिलाफ कुछ बातें की थी, उनके खिलाफ अजीत दादा ने बहुत बड़े आवाज़ में वहाँ पे मोदी साहब के सामने बोला था। तब ये वो जो भाषण है बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि उनका वो ओरिजिनल स्टाइल दिखता था। लेकिन कल का उनका भाषण बहुत छोटा था, उसमें महाराष्ट्र के हित के मुद्दे नहीं थे, वहाँ पे प्रशंसा थी मोदी साहब के बारे में। तो लोगों का कहना था कि आरक्षण का मुद्दा है, मराठा आरक्षण है, धनगर आरक्षण है, लिंगायत आरक्षण है, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र नहीं आ रहे, किसानों का इशूज़ है। वो अगर भाषण के माध्यम से बोलते तो लोग अजित दादा को, या जो नेता है देवेंद्र फडणवीस साहब या एकनाथ शिंदे साहब, सबको उठाते। लेकिन सबका अगर आप भाषण देखें तो 60% वेट जो टाइम था वो प्रशंसा में ज़्यादा गया। तो लेकिन दादा, तो आप ये दादा के बारे में कह रहे हैं कि अजीत दादा आपको ही कहते हैं कि आप अभी नासमझ हैं, आप तो बच्चे हैं पॉलिटिक्स की, और आपके सवालों का जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। नहीं, ठीक है, मैं बोलते जाऊंगा। अगर कोई भी सरकार के माध्यम से गलत चीज़ होती है तो उसके खिलाफ तो मैं बोलते जाऊंगा। कोई भी अगर उस पर रिएक्शन नहीं देना है तो नहीं दे, लेकिन हम तो बोलते जाएंगे। और दूसरी बात, कैसे बच्चा कैसा होता है कि मन का बहुत सच्चा होता है। मैं भी अगर मेरा राजनीति का स्टाइल देखे तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड राजनीति नहीं करता, बहुत सिंपल राजनीति है। जो अच्छा लगता है वो अच्छा है, जो खराब है वो खराब है, और जो महत्वपूर्ण विषय है, जो महाराष्ट्र के हित के, महाराष्ट्र के लोगों के हित के, उसी में बात करता हूँ। अगर वो सब देखने के बाद उनको अगर लगता है कि मैं बच्चा हूँ, तो मैं तो बोलता हूँ वो तो कॉम्प्लीमेंट है कि मैं बच्चे की तरह बहुत मन का साफ हूँ। क्योंकि बड़ा होने के बाद लोग अपने लोगों को छोड़ के जाते हैं, पार्टी को छोड़ के जाते हैं, या अपने विचार को छोड़ के जाते हैं। जिस लोगों के खिलाफ आप 35 ईयर्स भाषण किया, उन्हीं के साथ जाके आप सत्ता स्थापन करते हो,
तो ये चीज़ें तो बड़ों के लिए है। हम तो बच्चा है, 38 साल का हूँ। जब अदर पवार साहब 38 साल के तब तो वो राज्य के सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री थे। अभी 38 साल को अगर आप कम बोल रहे हो तो रोहित पवार को बाजू का रोको। मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ऐसा है कि आप युवाओं पे शंका कर रहे हो। 40 और उसके नीचे हम 60% लोग हैं। तो आपका कहना है क्या कि ये हम सब बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते? जब इलेक्शन होता है, जब प्रचार करना पड़ता है तो हमारे पास आप आते हो, आप चुन के आते हो, लेकिन नेता आप ही बनते हो, आप ही मंत्री बनते हो। और वो बनने के बाद हम सबको आप भूल जाते हो, मतलब लोगों को भूल जाते हो। आप युवाओं के बारे में क्या धोरण कुछ नहीं लाते। तो ये सब चीज़ देखने के बाद मेरा इशू यही है, मेरे को बच्चा बोलो, लेकिन आप इस एज को मत बोलो कि ये बच्चों का एज है, क्योंकि 60% लोग हम हैं और हमारे कारण ही ये महाराष्ट्र आगे जा रहा है, युवाओं के कारण ही महाराष्ट्र आगे जा रहा है। लेकिन हमको जिस तरीके का न्याय मिलना चाहिए वो सरकार से नहीं मिल रहा। दादा आपको बच्चा कहते हैं और शरद पवार को कहते हैं कि अब तो आपकी उम्र हो गई है, अब आप रिटायर हो जाइए, सारा काम मैं संभाल लूँगा। आपको अभी नासमझ कहना चाहते हैं और उनको कहते हैं कि रिटायर हो जाइए। दादा क्या करना चाह रहे 38 साल के आमदार को वो बच्चा कहते हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं। पवार साहब 84 साल के हैं, वो मार्गदर्शक हैं, उन्होंने मार्गदर्शन सबको किया है। अभी मोदी साहब आगे जाके 80 बनने वाले 3-4 साल में, तब उनको भी आप बोलोगे क्या कि अभी 80 हो गए आप रिटायर हो जाओ? उतनी हिम्मत किसी के मन में है क्या, वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो नेता है, कोई 70 साल का है, कोई 75 साल का है, जो मोदी साहब के साथ नहीं तो बीजेपी के साथ अभी गए हैं, कोई 65, अजीत दादा खुद 65 एज के। जैसे जैसे उनका एज बढ़ेगा वो बोलते जाएंगे वो एज मंत्री पद के लिए या एकाध पद के लिए अप्रोप्रिएट एज है। 80 तक भी गए तो भी बोलेंगे नहीं 80 परफेक्ट है। तो आप दूसरे के लिए अलग न्याय, खुद के लिए अलग न्याय, मतलब जो आपको कन्वीनियंट है वही योग्य है। अगर आपका कहना है तो लोगों को जो योग्य लगता है वो लोग लोकशाही के माध्यम से करेंगे। इंडिया अलायंस पे सवाल पूछते हैं कि खासकर हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस में एक तरफ ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या वहाँ पे नीतीश कुमार हो, बनती हुई नज़र नहीं आ रही, खासकर सीट शेयरिंग को लेकर। लगता है रास्ता निकल जाएगा और आप जितनी लोकसभा के लिए सीट मांगना चाहते हैं वो भी आपको मिल सकेगी क्या ऐसे में? नहीं, जहाँ पे चर्चा होती है वहाँ पे नाराज़गी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है साथ में आने का। इंडिया जो अलायंस है उसमें सब पक्षों को साथ में लाना इतना इजी नहीं था, ये बड़े नेताओं ने करके दिखाया है। तो थोड़ा तो नेगोशिएशन में होगा, आपको इतना हमको इतना। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो राष्ट्रवादी जो अदर पवार साहब के मार्गदर्शन में चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ सीट्स हमको छोड़नी पड़ेगी, कुछ सीट्स हमको लेनी पड़ेगी, कुछ सीट शिवसेना को छोड़नी पड़ेगी, कुछ कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। तो ये जो इक्वेशन है वो महाराष्ट्र में बहुत सुंदर होते हुए आप सबको दिखेगा। जहाँ पे जिसकी ताकत है वहाँ पे वो उम्मीदवार दिया जाएगा। दूसरे जो पक्ष है वो बहुत जेन्युइनली उस व्यक्ति के लिए काम करेंगे और सबसे ज़्यादा एमपीज़ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के चुन के आएंगे। आप कितनी सीट पे लड़ सकते हैं? नहीं नहीं, अभी कैसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 हो सकता है, कम से कम 10 तक आ सकता है। इसलिए सभी पक्षों में अगर आप देखो, और अगर वंचित आए जो डेफिनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा है, चर्चा अच्छी हो रही है, तो सबको थोड़े थोड़े सीट्स वहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जीतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन मिलिंद के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।